नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की इस मुलाकात में। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, एक कर्मयोगी की कहानी किताब के बारे में। और आज का दिन और भी खास बन जाता है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है श्री मुकेश प्रताप सिंह जी, जो इस पुस्तक के लेखक हैं और जिनसे आज हम इस यात्रा के बारे में और भी गहराई में जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी जीवन, कर्मों और मूल्यों पे ये किताब जन्मी और जिनके लिए श्री मुकेश प्रताप सिंह जी कहते हैं कि सर वो पारस है जिनके छूने मात्र से लोहा भी सोने में बदल जाता है। हमारे आदरणीय टीसी सर जी। सर, जब मैंने यह किताब पढ़ी तो लगा कि जैसे मैं खुद टीसी सर से बात कर रही हूँ। इतनी जीवंत भाषा, इतनी गहराई, मानो हर घटना मेरी आंखों के सामने घटित हो रही हो। तो आइए आज इस जर्नी के बारे में मैं आपसे और गहराई में समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी। मुकेश सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे है कि यह किताब लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया? जय हिंद। धन्यवाद ट्विंकल आज इस मुलाकात के लिए। और इस किताब की जर्नी मेरी खुद को जानने की एक जर्नी है, लेकिन ये किताब लिखने का जो विचार आपने सवाल पूछा, मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास ज़िंदगी जीते हुए देखा है और मैंने अक्सर देखा है कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपने वर्क प्रेशर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। लगभग जीने की सही कला लोगों के अंदर नहीं दिखी मुझे। सर के साथ बिताए हुए समय ने मुझे ऐसा सिखाया और जब मैं वो महसूस कर पाया कि जीवन सरल भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। इतनी सिंपल यात्रा है और अगर कहीं आप कष्ट में आ रहे हैं, प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उसको भी सरलता से जिया जा सकता है। इतनी सिंपल यात्रा को अगर हम लोगों को नहीं बताएं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने कर्मों से पीछे हट रहा हूँ। उसने मुझे एक मोटिवेट किया कि मुझे ये किताब लोगों तक लानी चाहिए। धन्यवाद सर। सर, एक और प्रश्न आ रहा है ये आपकी बात सुन के कि सर, जब आपने ये बुक लिखी इतनी डिटेल में, इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ, तो सर कुछ चुनौतियां तो आई होगी, कुछ ऐसे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे ये किताब लिखने के दौरान? जी जी, बिल्कुल ऐसा। अगर मैं बात करूं तो सबसे कठिन मुझे लग रहा था कि सरलता और सफलता को किस तरीके से हम बुक में लेके आएं, क्योंकि लोग की कुछ अपनी मानसिकता है, कुछ अपनी सोच है। ये ज़िंदगी थोड़ी उससे अलग नज़र आती है। उसके साथ ही सर को जितना सर के बारे में बताना था, उससे ज़्यादा मुझे इसमें सर के मूल्यों के बारे में, दृष्टि के बारे में बताना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था इसमें। और कुछ मुश्किलें तो मुझे सर को ये मनाने में भी आई कि सर इस किताब को मैं लिखना चाहता हूँ। तो सर अब ये बहुत दिलचस्प सवाल बन गया टीसी सर कि आप ये बुक लिखने से मना क्यों कर रहे थे? ऐसे क्या विचार थे जो आप में चल रहे थे? बुक लिखने की जब बात की मुकेश जी ने, कि पहले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप अपने बारे में एक बुक लिखिए तो मेरे दिमाग में जस्ट एक बात उभरी कि जब मुझे अपना कुछ इंट्रोडक्शन कोई मांगते हैं तो 8-10 लाइन लिखने में भी मुझे बहुत सारा सोचना पड़ता है और बात जल्दी ख़त्म हो जाती है। पूरी बुक क्या लिखा जाए कि अपनी ज़िंदगी तो बस एक आम ज़िंदगी है, कुछ ऐसा विशेष तो कुछ है नहीं कि उसके बारे में लिखा जाए। तो यही एक मन में था कि पूरी बुक क्या लिखेंगे ना। पर मुकेश जी को मैं बहुत एक धन्यवाद देना चाहूँगा और इनकी मतलब जितनी भी तारीफ की जाएगी, पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ ले गए हैं। जो जो यादें जो हम कभी भूल चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो कहाँ कहाँ ले गए और किस तरह से चीज़ों को इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो वाकई में बहुत कुछ अद्भुत ही हुआ है, मैं तो यही कहूँगा। इसमें एक चीज़ मैं जो सर कह रहे थे, मैंने अक्सर इस पूरी यात्रा के दौरान महसूस किया कि सर से आप सामाजिक विषयों पे पूछिए, सर से आप दुनिया को अच्छा करने के ऊपर पूछिए, तो सर बहुत डिटेल में बताते हैं। एक कठिनाई के ऐड में कर रहा हूँ, बट सर से जब उनके बारे में पूछा जाता है तो सर के शब्द बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही कम शब्दों में सर बात करते हैं। तो उसको बुक में लाना भी एक जर्नी रही। तो जब हम ये यात्रा की बात करते हैं तो जब बुक पढ़ रही थी, एक उसमें इनिशियल एक चैप्टर है जिसमें हम बचपन की बात करते हैं। तो सर, आपका जब बचपन देखा, एक
किताब के माध्यम से, तो वो एक आइडियल बचपन नजर आता है। आज की पीढ़ी को शायद हम वो बचपन नहीं दे पा रहे हैं। इस पे सर आपका क्या विचार है? विचार ये है कि हम कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वही मतलब हम नेचुरल जो होता है, कुछ ज़्यादा प्रकृति सब कुछ देती है, लेकिन हम प्रकृति से दूर जाकर बहुत कुछ बाहरी देने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। पहले कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत कम चीज़ें होती थी और कम चॉइसेज होती थी, तो सब कुछ सामान्य नेचुरल तरीके से चलता था, तो प्रयास नहीं था पहले, प्रयास तो अभी है। तो ये कुछ मतलब एक तरह से उल्टी बात हो गई कि क्या किया, कुछ नहीं किया, वो सही था। अब करने से कुछ हम इधर उधर जा रहे हैं, कुछ अपने आप को आर्टिफिशियल बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम दिमाग में प्रवेश करवाते जा रहे हैं, तो चाहे ज़िंदगी के लिए कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब वो बस एक बचपन है, गांव की छोटी छोटी चीज़ें हैं। सर वो कुछ पल आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, गांव के वो पल? क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं आपसे भी सुनूं। गांव की सबसे बड़ी बात थी उस समय बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी गांव, बहुत लिमिटेड, मतलब सुनकर ही शायद बड़ा बड़ा अजीब सा लगेगा कि पुरातन काल में चले गए क्या। कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं, कुछ भी, बस गांव में सीमित चीज़ें, वहीं पैदा होनी है, वहीं बननी है, उन्हीं में जीना है। कुछ चंद चीज़ें बाहर से आती थी, तो और बिल्कुल प्रकृति के सानिध्य में रहना, तो कम चीज़ में जो आनंद होता है ना, अभी क्या होता है कि हमारे पास इतनी चॉइसेस होती है तो हम आनंद ही नहीं ले पाते, और हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है कि उसके पास ज़्यादा, मेरे पास कम, उस बच्चे की ये। वहाँ कुछ था ही नहीं, खिलौने क्या है, मिट्टी के खिलौने बनाने हैं। सर आपकी बातों से अब पता चलता है कि वो सरलता और वो सादगी आपके रूट्स में है। तो सर जब आप इतनी सादगी और संतोष भरे जीवन की जब आप बात कर रहे हैं, तो सर आरसीएम जैसे इतने बड़े अभियान की कल्पना कैसे की? मेरे जीवन में क्या है कि मेरे संस्कार माता पिता के इतने अच्छे थे कि वहाँ एक बहुत पवित्रता थी, औरों के लिए अच्छा सोचना, तो वही एक जीवन में जैसे कोई बीज डले हुए थे। और जब हम आसपास देखते थे कि ये लोग इतने आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों धोखा देते हैं, मतलब वो जो चीज़ें देखते थे, तो कहीं ना कहीं मन में एक विचार दबा हुआ था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ठीक होना चाहिए। और एक दिन ये विचार आया कि ये ऐसा एक जो बिजनेस को भी ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है जो हम मिलजुल कर करें, एक दूसरे को सहयोग करें। और उस विचार ने इतनी ताकत, इतनी एनर्जी प्रदान की, एक ऐसा संकल्प मन में डिसाइड हुआ, और उसी दिन से ये आरसीएम की कल्पना और आरसीएम का डिज़ाइन शुरू हो गया। सर यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये यात्रा आपके लिए इतनी आसान रही या फिर इसमें भी कई चुनौतियां आई? चुनौतियाँ तो आनी ही थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था, मैंने वो दुनिया नहीं देखी थी, और एक इतना बड़ा काम शुरू कर दिया, तो चुनौतियाँ निश्चित तौर पे आई। और एक उन चुनौतियों ने बहुत कुछ सिखा दिया एक्चुअली, वो मैं तो समझता हूँ कि मेरी जीवन को उभार दिया चुनौतियों ने, नहीं तो शायद मैं अपने आप को कभी पहचान भी नहीं पाता है कि जो एक सामान्य से स्थिति में चला जाता। और एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली कि इंसान की क्वालिटी से ज़्यादा मायने रखता है उसका मकसद है, क्योंकि मेरे पास योग्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मकसद एक ऐसा लिया, और उस मकसद ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो चुनौतियाँ आई, आती रही, आती रहती है, पर क्योंकि मकसद ऐसा है और मकसद स्ट्रांग है, मकसद पे संकल्प है, तो सारी चीज़ें अपने आप कुछ न कुछ होता है। सर आपके उत्तर ने तो सही में मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि जीवन में किस मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास रखती हूँ कि जो भी यह पुस्तक पढ़ेगा उसके मन में ये सवाल ज़रूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न अब मुकेश सर से है कि सर जितना मैंने आपके बारे में जाना है, आप कई सालों से कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहे हैं,
आपके बहुत सारे अलग फेसेस मैंने जाने हैं, जैसे आप कोचिंग एंड मेंटरिंग में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है, किताबें भी लिखते हैं। तो इतने सारे रोल्स में सक्रिय जब आप हुए हैं, तो सर आप इस जर्नी तक कैसे पहुंचे? सी ट्विंकल, मैं अक्सर ऐसा देखता हूँ कि ज़िंदगी, अगर आपको एक प्रॉपर ज़िंदगी जीनी है तो उसके बहुत मल्टी डायमेंशंस होने चाहिए। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, डिसिप्लिन मुझे उनसे मिला ही। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक चीज़ मैं समझ पाया लोगों से मिलने के बाद, कि जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि काम करने के लिए कितना समय होता है एक दिन में, तो अक्सर लोग उसको 8 घंटे मान के चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर आप सोने को काम नहीं भी मानते हैं तब भी 16 घंटे का काम, 16 घंटे हमारे पास एक दिन में होते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका, सर ने अभी मकसद की बात की, अगर आपके उद्देश्य आपके पास हैं तो आप कुछ भी करिए, आप उसमें अच्छा फील करते हैं, आपको वो काम नहीं लगता, आपको वो प्रेशर नहीं लगता, आप इंजॉय करते हैं उसको। इसलिए ये सब काम करते हुए कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्लियर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल मेरी बजाय सर से बनता था, क्योंकि मैं तो शायद 10% भी नहीं कर रहा हूँ जितना सर कर पाते हैं आज की डेट में। जी हाँ, कहीं न कहीं सही कहा कि सर आपने, क्योंकि जब मैं सर चैप्टर 4 में पढ़ रही थी, तो उससे मैंने जाना कि सर शुरुआती दिनों में आप काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थे, और अब देखें तो आज इतना बड़ा अभियान, आज आप मतलब आपके खुद के गीत लिखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये ट्रांज़िशन कैसे? एक जो लाइन अक्सर कर हम यूज़ करते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना, तो जब ये काम शुरू किया, ये अभियान शुरू किया, तो बहुत सारी आवश्यकताएं अपने आप पैदा होती गई। शुरू शुरू में बुक नहीं लिखना आता था मुझे, तो मैंने कुछ साथियों को कुछ कोशिश की कि आप कोई इस बारे में बुक लिख दो, लेकिन क्योंकि जो भाव हमें प्रस्तुत करने हैं, जो बात कहनी है, उसको उस अंदाज में कहने के लिए मुझे अल्टीमेटली ये महसूस हो गया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर प्रैक्टिस शुरू की, वो किया, और धीरे धीरे फिर छोटी सी बुक लिखी, पहले बहुत छोटी सी, और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। क्योंकि बात को आपके अंदर जो है वो बाहर आने की इतनी ज़बरदस्त अंदर एक प्रेरणा है कि इनको बात को पहुंचाना है, तो बुक लिखना आया। फिर ऐसे गीत बनाने की बात आई, तो बाहर से जब गीत बनाते हैं तो वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो कोई आता नहीं उसमें, तो ये सारी क्या कि आवश्यकताएं पैदा हुई, और मुझे अल्टीमेटली उसमें कूदना ही पड़ा। मतलब ऑप्शन नहीं था ना, जैसे होता नहीं कि आदमी की अभी लास्ट पे कुछ है कि अब बचने के लिए ये करना ही पड़ेगा, वो स्थिति मेरी हुई, और ऐसी कुछ आवश्यकताएं पैदा हुई, और उन आवश्यकताओं ने मुझे करने के लिए मजबूर किया, और बहुत सारी चीज़ें आती गई। मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता था, आश्चर्य करोगे ट्विंकल, कि मैं मतलब ऐसे दो लोग आपस में बात करते हैं ना, वो भी मुझे ठीक से नहीं आता था। मैं मदर के सामने भी ठीक से नहीं बोलता था, ये मेरी स्थिति थी। लेकिन वही आवश्यकता की बात है, बड़ी मुश्किल से बोलना सीखा। सर एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि जब आपने गीत की बात की, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी सर, अगर आप कुछ गुनगुना दे तो बहुत सही रहेगा हमारे लिए भी। किसी समय में ये बात कहती तो शायद मैं बहुत सोचता, संकोच करता, लेकिन अब क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस हो गई, अभी मैं जैसे गुनगुनाने की बात भी की और गीत की भी बात की, अब मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ तो अपने को समझ में आएगा कि मैं किस बात को कैसे कहना चाहता था, और ये कैसे ज़रूरत हुई और कैसे उसको तैयार किया। जैसे कि अपनी एक भावना थी कि सब मिलजुल कर रहे, सब प्रेम से रहे, अब इसको गीत में प्रस्तुत करना है, तो मैंने फिर एक कुछ लाइनें बनाई। अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में, अपना उन्हें बना लो। क्या खूब सर,
मतलब मैं खुद मंत्र मुग्ध हो गई हूँ ये सुन के। तो जितने भी गीत बनाए ना, वो उसमें मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, जो देना क्या चाहता हूँ, जो एक मन में जो उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, तो ये सब अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। सर इसी बात से सबसे पहले तो मैं परमात्मा को शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो सब आवश्यकताओं ने हिंदुस्तान को एक ऐसा व्यक्तित्व दिया कि जिसकी शायद कोई तुलना नहीं है। नहीं, व्यक्तित्व में कुछ भी नहीं है। मैं रियल बताता हूँ, व्यक्तित्व में कुछ भी नहीं है। जो भी है, इच्छा देने वाला भी वही है। हमें केवल उसकी बात को स्वीकार करना है और उसके साथ जुड़े रहना पवित्रता से। सब कुछ वही करता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मेरे विचारों में कोई दोष है तो मेरी कृत्यों में पवित्रता आ ही नहीं सकती है। तो मैं अगर ये सोचता हूँ कि मैं बातें ऐसी करूँ ताकि मेरा कुछ स्वार्थ सिद्ध हो जाए, तो मेरे कृत्य में पवित्रता नहीं आएगी, मेरे भावों में पवित्रता नहीं आएगी, मेरे वचनों में पवित्रता नहीं आएगी। तो व्यक्तित्व का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है इसमें। मैटर सिर्फ शुद्धता का है, पवित्रता का है। सच्चे दिल से चाहो तो ऊपर वाला सब कुछ सहयोग करता है। वो एक फिल्म का डायलॉग नहीं है कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में मदद करती है। ये जिंदगी का सबसे फेवरेट डायलॉग मैं कह सकता हूँ। सर अब समझ आ रहा है कि आपके विचारों से ये किताब मनसा वाचा कर्मणा ये कैसे जन्मी होगी। तो सर इसी से एक प्रश्न मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है मुकेश सर के लिए कि सर यह किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है? अगर आपको इस किताब को पूरे तरीके से जानना है तो पहला तरीका तो ये है कि किताब को पूरा पढ़िए और अच्छे से आप इसको, अगर इसका भाग 1 आपने पढ़ लिया, भाग 2 और 3 को आप रैंडम भी पढ़ सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको चैप्टर वाइज चैप्टर जाना है। आपने एक बार किताब पढ़ ली तो आप बदलाव की चाबी को, जो हर चैप्टर के एंड में हमने एक शॉट दिया है, उसको आप एक बार देख सकते हैं रोज, ताकि आपको एक डेली मोटिवेशनल जो एक होता है ना, रोज की एनर्जी मिलेगी, वो उससे आपको मिलेगी। लेकिन आपको अब उतना भी समय नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है अगर इस किताब में से मुझे कुछ ऐसा है जो मैं मिस ना करूं, तो एक चैप्टर है बदलाव, जो है उसकी शुरुआत स्वयं से होती है। अगर आपने वो चैप्टर लगभग पेज नंबर 181 से 190 के बीच पढ़ लिया, तो वैसे तो उसके बाद ये बुक आप खुद ही उस तरीके के व्यक्ति हो जाएंगे कि आपके अंदर इतने बदलाव आ जाएंगे कि आप एक बेहतर व्यक्ति बनने की जर्नी पे होंगे। और जो इस बुक में वो चैप्टर आपको हेल्प करेगा वो ये है कि सफलता उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोग मान के चलते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पूरी बुक को अगर ना भी पढ़ पा रहे हो तो चैप्टर 181 से 190 मिस ना करें। मुकेश जी ने जो अभी बात कही कि सफलता उतनी भी मुश्किल नहीं है, तो ये बात मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है और मुझे वो प्रैक्टिकली अनुभव भी होता है कि सरल रहेंगे, नेचुरल रहेंगे, सामान्य जीवन जिएंगे तो सफलता तो वैसे ही मिल जाएगी। कि इतनी बड़ी दुनिया में 4 पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम मुश्किलात क्या पैदा करते हैं। हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो रिश्ते बिगाड़ लेंगे, लोगों से दूर हो जाएंगे, परिवार से प्रेम नहीं रखेंगे। तो कुछ न कुछ ऐसा अतिरिक्त किया जा रहा है जो हमारे काम को बढ़ा रहा है। अभी एक किसान है, वो ईमानदारी से खेती करे, पशुओं का ध्यान रखे, प्रेम करे धरती से, अपने आप सफल है। धन्यवाद सर, आपने इतनी गहरी बात कह दी और इतनी सरलता से और इतनी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी से आज मैं बात कर रही हूँ। ये तो मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने किताब पढ़ी और आज जब मैं टीसी सर से बात कर रही हूँ तो दोनों बहुत सिमिलर सी चीज़ें हैं। मतलब सारी आपकी ये क्वालिटी जो बुक में लिखी है शायद उसको ही और गहराई से मैं आज जान पा रही हूँ। तो सर इसी से एक प्रश्न और मेरे दिमाग में मुकेश सर के लिए आ रहा है कि सर जब आपने ये किताब लिखी तो इसको आपने जब ये नाम दिया मनसा वाचा कर्मणा, एक कर्मयोगी की कहानी, ये नाम कैसे आपके मन में आया कि यही नाम क्यों? जी, इसकी एक स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग कि पहले जब सर से
मुझे इजाज़त मिली कि मैं इस जर्नी को शुरू करूं। उस जर्नी में पहले लिखते हुए मैंने इस बुक को लिखने का जो मेरा पर्पस था, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया कि मैं ये चाहता था कि कोई ये किताब पढ़े तो सर के मूल्यों के साथ, सर के सोच के साथ मिल सके। तो इस बुक का पहला नाम जो मैंने रखा था वो था बने कैसे सर जैसे। ये मेरा इस बुक का पहला टाइटल था। लेकिन जैसे जैसे मैं इस बुक को लिखता गया, और होता क्या, एज ए राइटर आपको ये बुक लिखनी भी है, बार बार पढ़नी है, इतनी डिटेल करने के बाद, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल है लाइफ में, सुबह मेडिटेशन कर पाता हूँ, तो उसमें बैठा था। और इस बुक, क्योंकि उस टाइम आप इस बुक में लगे हुए थे तो आपके विचार सब मन में आते हैं। मुझे ऐसा आवाज़ आई कि इस बुक का नाम, और अगर आप उस बुक को पूरा पढ़ते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि सर जो बोलते हैं, सर के मन में भी वही है, कर्मों में भी वही है। सर पूरे एज इट इज, तो हम बोलते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी वही, वचनों में भी वही, और कर्मों में भी वही, वो बुक भी बताती है। और उस बुक को अगर आप समराइज पूरी बुक को करेंगे तो आपको ये आंसर, आप इस बुक का इसके अलावा कोई और नाम सोच पाए पढ़ने के बाद, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ट्विंकल, मैं एक सवाल आपसे पूछूं? हाँ जी सर। हम मन में अलग रखें, वचन में अलग रखें, कर्म में अलग रखें, वो ज़्यादा कठिन तरीका है जीने का, या हम सब एक रखें तो ये ज़्यादा कठिन है? तो हम सब एक रखे तो ज़्यादा सरल होगा हमारे लिए। हाँ जी। टीसी सर, अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि सर, क्या आपने ये बुक पढ़ी और आपका ही जीवन किसी और की दृष्टि से देखने का अनुभव कैसा रहा? बुक पढ़ी, ज़रूर पढ़ी। और पढ़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मेरे को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है, क्योंकि मेरे इस बारे में जो लोग अगर कुछ देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं तो मुझे वो करना भी तो है और साबित भी तो करना है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बुक पढ़ने के बाद मेरे एक्शंस और बढ़ गए, मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई, काम करने की इच्छा शक्ति और बढ़ गई। और अब भी पूरा ठान लिया है कि कुछ और वाकई में जो जो एक्सपेक्टेशंस है, या जो मुझे जैसा माना जाता है, देखा जा रहा है, तो कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो ये बुक मुकेश जी ने जिस तरह से लिखी है और जिस तरह से इस बात को प्रस्तुत किया, मेरे लिए ये वरदान बन गई बुक। तो सर, आपको जानते दौरान और जब ये बुक पढ़ रही थी मैं, तब मुझे ये महसूस हुआ कि गुरुकुल आपके मन के बहुत करीब है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुरुकुल है क्या? गुरुकुल एक ऐसा शिक्षा का अभ्यास बोल सकते हैं अपन की। जैसे हम पढ़ते थे बचपन में, मैं पढ़ा तो मुझे याद है कि हम चीज़ें याद करने के लिए लगातार पढ़ते थे। तो अभी तक गुरुकुल से पहले जो हमारा शिक्षा का सिस्टम था कि हम टाइमिंग कोई बात करना, कि एक बार बात करी और हम निकल गए, सुनने वाले भी निकल गए, हम भी निकल गए, तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था, तो अभ्यास नहीं हो पाता था। या फिर वो जो बातें ठीक से पहुंचनी थी उसका मेरे पास कोई माध्यम भी नहीं था इतना मजबूत। तो एक संयोग वैसे चालू हुई एक दिन, ऐसे ही हमने कुछ मित्रों ने मिलके, वो योग दिवस था तो 21 दिन योग करेंगे ऐसा करके चालू हुआ। फिर आदतों का बदलने का अभ्यास, क्योंकि आदतें बदलने के लिए निरंतर तो हम इकट्ठे होकर रोज अभ्यास करेंगे। आदतों को बदलने का अभ्यास हुआ, फिर माइंड प्रोग्रामिंग इसका नाम रखा गया, और फिर बाद में इसको गुरुकुल के रूप में परिवर्तित किया गया, और पूरा आरसीएम के साथ ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती गई है। ज़्यादा कुछ ऐसा प्लान्ड वे में नहीं हुआ, लेकिन ये ऑटोमेटिक होती गई। आज गुरुकुल जो है एक मुख्य आरसीएम का एक आधार स्तंभ बन गया है, जहाँ से हम नए भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने का एक माध्यम बन चुका है। ये सब ऊपर वाले की प्लानिंग है, अपना तो बस जो इशारा करते रहो। तो सर, आरसीएम और गुरुकुल जैसे आपके जीवन के एक भाग बन चुके हैं, तो सर ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जीवन के भाग नहीं है, यही जीवन है। मेरे जीवन में आरसीएम के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ यही है, क्योंकि इसमें ही सब कुछ है।
अब ऐसे भी कह सकते हैं कि आरसीएम में ही सब कुछ है और मेरा जीवन ही आरसीएम है। इसके अलावा कोई इच्छा ही है ही नहीं जीवन में, क्योंकि कुछ क्या बचा अभी, सब कुछ तो इसमें है ना। इसमें परमात्मा से मिलन तक हो रहा है, अस्तित्व के साथ हम जुड़ पा रहे हैं, और जो कुछ करने लायक कुछ भी नहीं था उस इंसान को ऊपर वाले ने कुछ भी मान लो करने लायक बनाया है, तो सब कुछ यहाँ है। सो ट्विंकल, जैसे अभी सर बता रहे थे, मैं आपको कुछ घटनाएं हैं जो मैंने देखी और उन्होंने मुझे प्रेरित भी किया और बहुत ज़्यादा मुझे सोचने पे भी लेके आए। सर सरलता से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, जब मैंने कुछ नहीं किया सब परमात्मा का किया है। वो मैं ज़रूर मानता हूँ कि सर एक्शन तो ले ही रहे थे, क्योंकि एक्शंस ने ही कन्वर्ट किया है सब कुछ। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ, वो ज़रा ज़रूरी ये है कि जब मैं लोगों को आरसीएम वर्ल्ड में देखता हूँ, मैं आरसीएम में अभी पूरी रूपांतरण यात्रा चल रही है और मैंने जगह जगह लोगों को देखा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको भी आरसीएम वर्ल्ड का दे रहा हूँ। मैंने लोगों को वहाँ की मिट्टी घर ले जाते देखा है, मैंने लोगों को उस मिट्टी को नमस्कार करते देखा है, और वो एनर्जी आप लोगों में महसूस कर सकते हैं जो लोग आरसीएम वर्ल्ड में खड़े होते हैं, जब वो आते हैं और जब वो जाते हैं। उसको अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आपको उस आरसीएम वर्ल्ड में थोड़ा समय अगर आप बिताते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सर जो कह रहे हैं उसका मीनिंग और जो मैं समझ पाया अभी तक उस जर्नी में उसका मीनिंग, इसमें बहुत गहराई है। शायद वो बिना उस धरती पे पाँव रखे समझ में नहीं आएगी। ये मेरा एक चीज़ थी जो मैं सर ने तो ऑब्जर्व की ही होगी, बट मैंने पिछले 3-4 साल में ये देखा है। और आई थिंक एवरीवन एक बार आपको यहाँ पर आके उस एनर्जी को फील ज़रूर करना चाहिए। जिंदगी में वस्तु में नहीं है, मिट्टी में नहीं है कुछ भी। मिट्टी तो सबके लिए मिट्टी है, विश्वास में है, जो भी है श्रद्धा में है। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो वही मिट्टी अमृत बन जाएगी, वो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। तो ये श्रद्धा विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है जिंदगी की, आस्था जिसको हम कहते हैं, यही सब कुछ है जीवन में। सर, सौभाग्य है मेरा कि आज मैं इस अभियान के बारे में इतनी गहराई से जान पा रही हूँ। और जब आप ऐसे जीवन और अभियान और ये सब की बात कर रहे थे तो सडनली एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मुकेश सर, आपने बुक में भी काफ़ी चैप्टर्स में मेंशन किया है कि आप बहुत सारे लोगों से मिले, सर के फ्रेंड्स, फैमिली और भी बहुत कुछ। तो सर की ऐसी क्या बातें थी जो सब में कॉमन उभर कर आई है? जी जी, तो अभी आपने सर से चर्चा करते हुए एक चीज़ आपको ये तो समझ में आई होगी कि सर अपने बारे में कम बात करते हुए सब कुछ तो परमात्मा को समर्पित कर देते हैं कि उन्होंने किया है। लेकिन सर को जानने का फिर एक और जो तरीका मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया वो था कि जिन लोगों ने सर के साथ समय बिताया है, जिन लोगों ने ये जर्नी में सर को देखा है, मैं उनसे चर्चा कर पाऊँ। तो बहुत सारी चर्चाएं हुई, उसका एक अलग मैं बहुत एंजॉय किया उसको, जितना डिटेलिंग में, जितना अच्छे से लोगों ने बताया। कॉमन ऐसे अलग अलग ट्रेड्स तो थे, बट कुछ कॉमन जो चीज़ें सर की क्वालिटीज़ सब ने बात की। पहली आपने ऑलरेडी नोटिस की है, वो सादगी है, और वो आई थिंक एवरीबडी नोज कि सर कितने सरल रहते हैं। सर की एक और चीज़ जो हर व्यक्ति ने हाईलाइट की वो थी, एक बार सर ने जो कमिटमेंट कर दी, इफ़ सर हैज़ एग्रीड टू समथिंग, सर ने कुछ सोच लिया तो वो होना है, वो नहीं होने का कोई रास्ता नहीं है। सर उसको, आप साथ हैं, आप साथ नहीं हैं, सर उस रास्ते पे चल पड़ते हैं और वो चीज़ें करके ही नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फिर यहाँ वही बात आ जाती है कि चीज़ें अपने आप ही होती है, हम विमुख हो जाते हैं अनावश्यक रूप से, या हमारा मन विचलित हो जाता है ना। अन्यथा रास्ते जो हम जिस रास्ते पे बढ़ना शुरू करते हैं वो कितना भी ऊंचा हो, अगर हम चलते जा रहे हैं तो ऊपर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो आप अनावश्यक, मुझे ऐसा कोई श्रेय देने की कोई आवश्यकता नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि आप चलोगे तो पहुंचोगे। आप बीच में उतर गए, अभी बॉम्बे की ट्रेन में बैठे और रतलाम उतर गए तो बॉम्बे थोड़ी पहुंचोगे। तो ये एक सिंपल प्रकृति का नियम है, इसमें कोई। जी जी सर, वो आपकी मोडेस्टी है। आपको हम ये नहीं कह रहे कि वो रास्ता तो है ही है, लेकिन अभी कई बार क्या होता है, हम इसको कॉर्पोरेट में निर्णय को बदल देते हैं एक
हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, कुछ और चीज़ें आ जाती है तो निर्णय बदल देते हैं। तो निर्णय पे कायम रहें और निर्णय सोच समझ के करें, अच्छा निर्णय करें तो अपने आप मंजिल तो आएगी आएगी। जी जी। और एक बहुत कॉमन निकल के आया कि सर के कैलकुलेशंस, और जो होता है कि एक रेजर शार्प अप्रोच की, सर बिना पेपर पेन के भी हैव अ पूरा कैलकुलेशन, एक विजन शायद हम बोल सकते हैं कि विजनरी होने के कारण उसका पूरा कैलकुलेशन बैकवर्ड, और उसकी जो स्पीड है इन सबको जितना क्विकली करते हैं वो शायद लोगों को भी अचंभित कर रहा है। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ महसूस किया। धन्यवाद मुकेश सर। और इसी से मुझे एक चीज़ आ रही है कि अभी आपने बीच में उल्लेख किया रूपांतरण यात्रा का, और किताब में सर कहीं ना कहीं मेंशन किया है आत्म रूपांतरण के बारे में। तो सर ये दोनों चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है? रूपांतरण का मुख्य जो मकसद है ना रूपांतरण यात्रा का, वो यही है कि हमारा जो भी परिवार है, आरसीएम परिवार, वो भीतर से रूपांतरित हो जाए, पवित्र हो जाए। मतलब रूपांतरित में भी सिंपल है कि पवित्र हो जाए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। काम सिर्फ एक ही करना है कि मन, वचन और कर्म को हम एक कर दे और पवित्र भाव से आगे बढ़े, तो सृष्टि सब कुछ देने के लिए उपलब्ध है हमें। यही रूपांतरण यात्रा है। दुनिया की जद्दोजहद में कुछ है ना, हमारे मनों में कुछ एक पैसा ऐसी जगह आके हावी हो गया है कि हमारे सारे जो डिसीजन है ना, वो पैसा हमको करवा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो ये रूपांतरण करना है। तो गीता के जो वचन है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा ऊपर वाले पर छोड़ दो, तो हमें नैसर्गिक जीवन की ओर आना है वापस। ये रूपांतरण यात्रा का मकसद है। रूपांतरण यात्रा का और कोई मकसद नहीं है, वो आत्म रूपांतरण ही रूपांतरण यात्रा का मकसद है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये सुन के कि कहीं ना कहीं अब ये जो लाइन है आपकी वो शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आत्म रूपांतरण ही सही रूपांतरण है या फिर रूपांतरण यात्रा है। ट्विंकल जी, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की अभी कि अभी के टाइम में मीडिया कहिए, आप आम जनता कहिए, इस टाइम पे रूपांतरण के अलावा और कोई बातें हो नहीं रही हैं। जब हम आम जनता में जा रहे हैं और वो बड़ा विजिबल आ रहा है कि रूपांतरण यात्रा ने उतना विजिबल इम्पैक्ट लोगों में लेके आए हैं, और लोग, हर व्यक्ति में वो एनर्जी दिखती है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाएंगे तो आपको वो दिखेगा कि बहुत सारे लोग रूपांतरित हो भी रहे हैं। जी हाँ सर, मैं आपकी बात से बहुत ही सहमत हूँ कि आज अगर देखें तो हर गांव-गांव, शहर-शहर आरसीएम की ही चली लहर दिख रहा है। तो रूपांतरण यात्रा तो आज हर एक मतलब मुंह पे होगी, सबको पता है कि रूपांतरण यात्रा है क्या। सर चैप्टर 11 जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की बात की है कि बदलाव स्वयं से ही आता है। और सर अक्सर कहा जाता है कि जानते सब है, मानते नहीं है। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, और भीतर के बदलाव पे अगर आप कुछ आपके विचार रखें? बहुत सहज सी बात है। देखिए, आप या तो जो वर्तमान में है उससे सेटिस्फाइड है तो फिर कुछ बदलना नहीं है। सेटिस्फाइड भी नहीं है कि मैं अभी मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए, अलग चाहिए, तो फिर बदलना ही तो एक रास्ता है। बदलना भी नहीं चाहते हैं और हमारा कुछ बाहर से जो प्राप्त होना है या जो हम हासिल करना चाहते हैं वो बदल जाए, तो वो तो हो नहीं सकता। और ये जिंदगी जो हमें मिली है ना, वो बदलने के लिए ही मिली है, ठहरने के लिए नहीं मिली है। तो बदलना जिंदगी का नियम है, और बदलाव की शुरुआत होती है भीतर से, बाहर से नहीं होती, भीतर से होती है। और दुनिया को बदलना तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तो सर ये भीतर में बदलाव कैसे लाए? अकेले में बैठ के थोड़ा सा विचारों को थोड़ा सा शुद्ध करो। जैसे क्या होता है कि हम क्या अक्सर कर दुनिया क्या करती है, एक उसको चालाकी बोलेंगे कि जो सब कोई सामने होता है तो हम अपने आप को अच्छा बताते हैं, ईमानदार बताते हैं। जब हम अकेले में होते हैं तो कुछ ऐसा वैसा सोचते रहते हैं कि उसने तो मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उससे बदला लेके रहूँगा, मैं ऐसे कुछ उसको चीट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी कोई नहीं देख रहा तो कुछ भी सोच रहा है।
तो बदलाव की शुरुआत ऐसे होगी जब आप अकेले में हो तो सबके लिए अच्छा सोचो। उसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन भगवान उसका भी भला करे, उसको सद्बुद्धि दे, मेरा कोई कर्म होगा इसलिए कुछ हुआ होगा, मेरे को उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी है। ऐसे अपने विचारों को भीतर से शुद्ध करना है। ये ऐसे बदलाव की शुरुआत होती है। और ट्विंकल जी एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जब हम आपने एक सवाल पूछा कैसे, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो ये कैसे का जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वो कैसे का ही जवाब लाने की कोशिश है इस किताब के जरिए। जी हाँ सर, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसी से मुझे चैप्टर 14 की एकदम से मैं उसी चैप्टर के बारे में सोच रही हूँ अभी कि चैप्टर नंबर 14 संदेश जो बदलेगा देश, उसको पढ़ने से मेरा कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया है और उसमें 4 मुख्य चीजों का भी विवरण है। तो सर बदलाव से हुआ ना। हाँ जी सर। बदलाव के बिना कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, ये तय है। कुछ न कुछ हमें बदलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और बदलने के लिए तत्पर रहना चाहिए। लोग पूरा जीवन और हमारी सारी एनर्जी हम किस बात में लगाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इसको जस्टिफिकेशन में हम लगा देते हैं कि नहीं मैंने ऐसा इसलिए किया था, मैं सही हूँ। और यही हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट बन जाता है। हमें हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि कुछ न कुछ मुझे नया करते रहना है, बदलते रहना है, जो ठीक नहीं है उसको ठीक करते रहना है। जी हाँ सर। तो सर जो चैप्टर 14 में जो 4 चीज़ों का विवरण है उस पे अगर आप थोड़ा सा और आपकी भाषा में अगर और इसे सरलता से और समझा देते तो मैं खुद को। उसमें जब मुकेश जी ने मुझे पूछा कि आप कोई ऐसे 4 विषय जिस पे आप मुख्य सबको संदेश देना चाहेंगे, तो 4 विषय उसने रखे गए थे। एक था राष्ट्र हित की बात आप सोचे, एक ये था, एक था कि हम लड़ना नहीं झुकना सीखें। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अक्सर करके हम दुनिया लड़ना इतना सीख गई है कि बात बात पे लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। छोटी छोटी बात नहीं होती तो भी ऐसा लगता है जैसे लड़े बिना आज का दिन ही कुछ किए ही नहीं। ऐसा भी लोगों की प्रैक्टिस हो गई है। तो ये इससे क्या हो रहा है कि एक हम नरक का निर्माण कर रहे हैं। आज मैं अगर आपसे लड़ता हूँ और यही सब वातावरण, तो एक दूसरे से हम फिर लड़के मेरे पर भी तो कोई ना कोई असर आएगा। अच्छा क्या हम जब कोई कमज़ोर दिखता है तो हम अपना उसको थोड़ा रोब जमाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे से पावरफुल भी तो कोई होगा, तो मुझे भी वो झेलना पड़ेगा। तो हम क्या एक गलत प्रैक्टिस में चले गए। हमको कोई बात नहीं, मैं छोटा, मैं झुक जाता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हुई है। ये ऐसे कुछ शब्द अगर हम जीवन में ले लेते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। कोई नुकसान नहीं है कि आपकी गरिमा कम हो जाएगी, कि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। सब कुछ अच्छा ही होगा और दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अगर ये दुनिया झुकना सीख जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। जी हाँ सर, कितनी सरल भाषा में आपने कितनी बड़ी बात कह दी है। सर और सरलता से कहते हैं इसको, सर कहते हैं अगर बड़े बनना है तो छोटी लड़ाइयाँ छोड़िए। अभी राष्ट्राध्यक्ष से देखो, मैंने घर में लड़ना सीखा है या अपने आसपास वालों से लड़ना सीखा। अब मेरी लड़ने की नेचर है। अब मुझे बना दो आप कोई अच्छी पोजीशन दे दो, कोई भी है, तो मैं क्या करूँगा, उस पोजीशन वालों से लड़ूंगा। फिर अब किसी को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया, आदत तो हुई है ना, तो पूरी दुनिया में विश्व युद्ध इसीलिए हो रहे। आप थोड़ा गहराई में रहेंगे तो विश्व युद्ध क्यों हो रहे? कि झुकना नहीं है मुझे, है ना, मुझे लड़ना पसंद है। तो इंसान जब एक इंसान को उतना बड़ा डिसीजन लेने की पावर दे दी जाती है कि आप पूरा देश के लिए डिसीजन लेते हो, लेकिन उसकी आदत लड़ने की है, तो ऐसे विश्व युद्ध होते हैं। आप ये लड़ने के कारण ढूंढने जाओगे, आश्चर्य होता है मुझे कि क्यों लड़ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों लड़ रहे। कोई कारण ही नहीं है, कारण सिर्फ एक ही है कि लड़ने की आदत हो गई है। अब मुकेश सर एक प्रश्न आपसे कि यदि कोई टीसी सर को न जानता हो तो यह किताब उनको क्यों पढ़नी चाहिए? गुड क्वेश्चन ट्विंकल। वैसे ये किताब सर को जानने की नहीं है, अगर मुझसे आप पूछो, ये इस किताब स्वयं को जानने की है। इस किताब को बनाने का लिखने का जो मेन पर्पस था वो सर को जानना
मैंने इसीलिए आपको शुरू में भी बोला कि सर से पहले सर के मूल्य और असूलों के ऊपर जो बात की गई है वो जानना इम्पोर्टेंट है। सो हर व्यक्ति जो स्वयं को जानना चाहता है, जो ज़िंदगी में समग्र सफलता जिसको बोलते हैं कि सरलता भी है, सफलता भी है, संतुष्टि भी है, अगर आप इस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लास्ट में, मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि एक्चुअल में एक जीवन जीने का तरीका जान रहे हैं हम, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जान रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी सीखना है ना। ये बुक तो एक माध्यम है, चलो एक पात्र बन गया मैं, पर ये हमें सबको जीवन जीने का एक सही तरीका सीखने की पुस्तक है। ये प्रणाली है एक तरह की, एक व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है। सर अब कुछ एक रैपिड फायर राउंड हो जाए तो सर सबसे पहला मेरा प्रश्न, एक ऐसी सोच जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। हर व्यक्ति में जो सोच होनी चाहिए वो दूसरों के लिए जीवन जीना। ठीक है सर। और मुकेश सर आपका क्या जवाब रहेगा इस सर वाली सोच होनी चाहिए। सर आप ऐसी कौन सी आदत है जो आप बदल रहे हैं? मैं जो आदत जैसे अभी जो बोला वही कि मैं सबके प्रति अच्छे भाव रखने की आदत को मैं और अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर आप कौन सी आदत बदल रहे हैं? ना बदलने की। जैसे हम ना बदलने की आदत अपनाए बैठे हैं, उसको बस बदलना है, उतना ही कोशिश है। सर आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? बैडमिंटन। सर आप कौन सा खेल? मेरा खेल पसीना निकालने वाला, कोई भी खिला लीजिए, पसीना निकलना चाहिए। मैं सब मेरे को उतने आते नहीं। टीसी सर आपसे एक प्रश्न है कि आरसीएम में अब आपका मुख्य फोकस किस पे है? हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य, पूरा रोग मुक्त भारत। और सर अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति होती तो आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं? डेफिनेटली आनंद। आनंद। मुकेश सर आपसे एक प्रश्न है, अगर टीसी सर को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो शब्द क्या होगा? वो शब्द मैंने किताब में लिखा है, लेकिन आई थिंक वो शब्द है कर्मयोगी। मैंने जिंदगी में कई किताबें पढ़ी पर इस किताब की बात ही कुछ अलग है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि जो भी इंसान इस किताब को पढ़ेगा उसमें एक सकारात्मक बदलाव की भावना जरूर आएगी। और इस सेशन में मेरा सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। तो चलिए इसी बात पे आज के इस सेशन को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।